अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपके लिए क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रहा हूं जो आपको सीटेट और डीएसएस भी क्लियर करने में आपकी मदद करेगा और अदर टेट एग्जाम के क्रम में भी आपकी मदद करेगा। बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दीपक कुमार सर्च मारना है, या फिर मैंने ज्यादा जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरे होम पेज पे भी आ सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपको टॉपिक नंबर 6 और 7 करवा दिया था पेडागोजी में, जो कि 6 था आपका बाल साहित्य और 7 था आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटी एक्ट 2009 के बारे में। उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि शून्य अवरोधन नीति। तो शून्य अवरोधन नीति के बारे में बात कर रखा है, जिसको आप इंग्लिश में नॉन डिटेनेशन पॉलिसी बोलते हो। उसका मतलब मैंने आपको बताया भी था कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी कि 1 से लेकर 8वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से आपको फेल नहीं करना है। उसको नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, प्रमोट करना है। तो उसका मेन मकसद क्या था आपका कि आपके विद्यालय परिवेश को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब 1 से लेकर 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा तो बच्चे के मन में ये नेगेटिविटी थॉट नहीं आएगी कि हम आगे पढ़ने लायक नहीं है, हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो किस लिए किया जाता है, तो मेन आपका किया जाता है परिविद्यालय के परिवेश को सुधारने के लिए। सुधारा जा सकता है या नहीं जा सकता वो बात अलग है, लेकिन मोटिव इसका वही होता है कि आपके विद्यालय के परिवेश को सुधारा जा सके, आपके बच्चों को 1 से लेकर 8वीं तक फेल ना करके। ओके, और इससे रिलेटेड मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन दोनों चैप्टर करवा चुका हूं, बाल साहित्य और शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में। अगर आपने वीडियोस देखी है तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रखा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अवशासन देता है। तो किस बात का अवशासन देता है वो आपका, तो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो मेन आपका उसका रिलेटेड होता है राइट टू एजुकेशन, वो आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की आश्वासन देता है आपका 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 8वीं कक्षा तक मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा जो दिया जाता है वो शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। तो मैंने आपको बोला भी था कि शिक्षा का अधिकार आपका एक कानूनी मौलिक अधिकार या मूल कर्तव्य के रूप में भी आपके ऐड कर दिया चुका है। तो कौन सी उम्र के लिए बच्चों को मैंने बताया था, तो जो नॉर्मल होते हैं उनको 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल आंसर सही होगा, 6 से लेकर 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में देखो क्या बोल रखा है आपका, बोल रखा आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिकायत निवारण का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किस संस्था या प्राधिकारी को दिया गया है। तो मैंने आपको बोला भी था जो आपके बोले समिति बनाई जाती थी वो प्रबंधन समिति, उसमें आपको जो स्कूलों पर ध्यान रखा जाता था कि वो आरटी एक्ट का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो किसी भी प्रकार का जो देखा जाता था या कुछ शिकायत होती थी तो वो किसको करती थी, तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को करती थी, जो कि शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया भी था आपको क्या था, शॉर्ट फॉर्म एनसीपीसीआर थी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कहा जाता है और इंग्लिश में एनसीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसी के इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ध्यान रखिएगा दोनों का आपको सा ध्यान रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोल रखा है आपको, फिफ्थ में बोल रखा है विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगाई है। तो जो आपके विद्यालयों के शारीरिक दंड पर रोक लगी है उसमें किसने आपकी रोक लगाई गई है, किसके द्वारा, तो वो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार ही लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि शारीरिक दंड पर जो रोक लगी है वो किसके अनुसार लगी है, आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्या बोल रखा है आपका, बोल रखा है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत शिकायत निवारण। ये तो अभी आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, एनसीपीसीआर जो होता है आपका फुल फॉर्म मैंने बता दी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेवंथ क्या बोल रखा है विद्यालयों में शारीरिक दंड, ये भी आपका रिपीट हो चुका है आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत, यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या बोल रखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय सुधार योजना का निर्माण किया जाना है। तो जो आपका विद्यालय में सुधार योजना का निर्माण किया जाता है वो किसके अनुसार किया जाता है और किसके कहने पर किया जाता है, तो वो आपके स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी होती है यानी कि विद्यालय प्रबंध समिति होती है, जो उसके अनुसार ही देखा जाता है कि आपका जो आरटी एक्ट का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, किस प्रकार की कमी है, किस प्रकार की कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें मैंने आपको बोला था स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के 2 शिक्षक, 3/4 पेरेंट्स, उसमें आधी माताएं शामिल होती है और जनता के द्वारा एक प्रतिनिधित्व शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्या बोल रखा है आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जोड़ा गया। तो आपको बोला भी था मैंने 2002 का 86वें संशोधन के अनुसार ये जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है 86 संशोधन यानी कि अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्या बोल रखा है 10th में बोल रखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये आपको मैंने भाग भी बताया था कि भाग 3 और आपका अनुच्छेद 21A में आपका ऐड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, भाग तृतीय में जोड़ा गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्या बोल रखा है आरटी एक्ट 2009 पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि को हस्ताक्षर किए थे। तो मैंने आपको बोला भी था कि संसद के द्वारा कब पास किया गया था और राष्ट्रपति ने उस पर कब सिग्नेचर किए थे। तो वो आपके सिग्नेचर कर करे थे, तो ध्यान रखिएगा पास किया था आपका 4 अगस्त को और सिग्नेचर करा था उसमें 26 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्या बोल रखा है भारत में आरटी एक्ट 2009 को किस तिथि को लागू हुआ। तो लागू अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अब बच्चे कहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लागू कब किया गया था। तो लागू किया गया था नेक्स्ट साल 1 अप्रैल 2010 को। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 आरटी एक्ट 2009 किस उम्र समूह के बालकों हेतु निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो किसके अनुसार वो बात करता है। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके के लिए यह आपकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि 6 से लेकर 14 जो निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है उसके लिए ये बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या बोल रखा है आरटी एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा कितने प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। तो आपके आरटी एक्ट के द्वारा जो कि आपके ईडब्ल्यूएस के बच्चे होते हैं उसमें कितने प्राइवेट स्कूल्स में आपकी रिजर्वेशन होती है आपके ईडब्ल्यूएस बच्चे के लिए। तो होती है आपके 25% बच्चों के लिए रिजर्वेशन होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि आपको मैंने बोला था ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको इकोनॉमिकल वीक सेक्शन होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्या बोल रखा है बालक अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य है। तो बच्चों का जो अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य मेन मोटिव क्या होता है। तो मेन मोटिव आपके बच्चे के अंतर्गत जो आपके अधिनियम पास करे जा रहे हैं, बच्चों के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, बच्चे की जो नैतिक कानून है उनकी सारी की चीजों का रक्षा करना ही इसका काम होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकारियों के लिए रक्षा के उपायों का परीक्षण और उन पर परिविचार करना बिल्कुल ये कार्य होता है। नेक्स्ट है बालक अधिकार आयोग बालकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए, यानी कि बच्चों के जो आपकी सुरक्षा होते हैं, बच्चों के जो नियम होते हैं, बच्चे के लिए जो कानून होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। ये भी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य के अधिकार के संबंधित शिकायतों की छानबीन करना है, बिल्कुल ये भी उसका सही आपका अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा कि बालक अधिकार संरक्षण आयोग जो होता है उसका मेन काम यही होता है कि बच्चों की सारी ये चीजें देखना कि वो किसी चीज का हनन तो नहीं हो रहा है उसका। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्या बोल रखा है आरटी एक्ट के अनुसार किस छात्र में कैपिटेशन निःशुल्क लेने वाले विद्यालयों पर कितनी राशि का आपका आर्थिक दंड होगा। तो साफ बोल रखा है कि आरटी एक्ट में जो छात्र में आपसे जो कैपिटेशन फीस ली जाती है, यानी कि जो डोनेशन फीस ली जाती है, डोनेशन फीस लेने पर कितनी प्रकार की उस पर दंड लगेगा। तो मैंने आपको बोला था अगर उन बच्चों से किसी प्रकार की फीस ली जाती है तो पहली बार में 50,000 का दंड और दूसरी बार में उसका दुगना यानी कि 50,000 का दंड लगता है, 25,000 का और फिर 50,000 का दंड लगता है। अगर उन बच्चों से किसी प्रकार की कैपिटेशन फीस ली जाती है यानी कि डोनेशन लिया जाता है और वो सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो उस पर उसके प्रति व्यक्ति शुल्क जो लगेगा वो 10 गुना राशि ज्यादा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर है, 10 गुना राशि का उस पर दंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या बोल रखा है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस देश में लागू नहीं है। तो वही है आपका इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसमें आपका फ्री एजुकेशन राइट्स नहीं है। तो वो आपका पाकिस्तान है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पाकिस्तान में लागू नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्या बोल रखा है 18 में बोल रखा है कि भारत में आरटी एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो भारत में जो आपकी आरटी एक्ट थी उसकी आपकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी। तो अपव्यय व अवरोधन की समस्या से निपटने के लिए। तो अपव्यय और अवरोधन क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए अपव्यय वो होता है जो बच्चे बिना स्कूल पास करे ही छोड़ देते हैं और अवरोधन वो होता है जो बच्चे बार बार एक ही क्लास में फेल हो रहते हैं जिसके कारण वो स्कूल भी छोड़ देते हैं। तो इन चीजों को खत्म करने के लिए आरटी एक्ट पास करा गया था, जो कि आपको भी पता है 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी बच्चों को फेल नहीं किया जाता, इसलिए वो बच्चे क्या करते हैं आगे पढ़ते रहते हैं। तो अपव्यय और अवरोधन की समस्या को निपटने के लिए करा था, साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए करा था, बालकों के अधिकार को लाभ उन्हें देने के लिए करा गया था। तीनों के तीनों आपके बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या बोल रखा है, आरटी एक्ट के अक्षम बालकों हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो आरटी एक्ट में जो आपके विकलांग बच्चे होते हैं यानी कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी आयु सीमा क्या है। तो मैंने आपको बोली भी थी, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं 6 से लेकर 14 वर्ष तक होते हैं, और जो नॉर्मल बच्चे यानी कि जो विकलांग बच्चे होते हैं वो आपके 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, तो नॉर्मल बच्चों में कितनी होगी 6 से लेकर 14 वर्ष यानी कि आपकी वहां पर 8 साल होगी, और विकलांग बच्चों के लिए 6 से लेकर 18 मतलब 12 वर्ष होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 12 वर्ष। अब यहाँ पर कई बच्चे 18 वर्ष लगा के आ जाते हैं, देखो वहां पर जो आयु की सीमा लिखी गई है ना वो 6 से लेकर 18 लिखी गई है, ना कि 18 वर्ष लिखी गई है। 6 से लेकर 18 वर्ष तक जोड़ो आप तो 8 और 4 12 होती है, तो 12 वर्ष की आपकी उसमें अधिकतम सीमा की छूट दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा इसका। इसी बात का ध्यान रखना होता है, उसने बोल रखा है कितनी आयु की सीमा होती है, 1 से लेकर 5 वर्ष तक उसमें ऐड नहीं है, 6 वर्ष से आपका स्टार्ट होता है। तो 6 से लेकर 14 जो होगा 8 वर्ष नॉर्मल बच्चों के लिए और 12 वर्ष आपके विकलांग बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा यहीं पर बच्चे काफी फंस जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्या बोल रखा, आरटी एक्ट के अनुसार प्रवेश हेतु बालकों की उम्र के प्रमाण हेतु कौन सा दस्तावेज मान्य है। तो अस्पताल का अभिलेख, आंगनबाड़ी का अभिलेख, माता पिता अभिभावक द्वारा अन्य आयु संबंधी सब जो शपथ पत्र होता है वो, या उपयुक्त सभी। तो आपके जो एडमिशन कराया जाता है आरटी एक्ट के द्वारा, ये आप में से इसमें से कोई भी हो, चाहे आपका आंगनबाड़ी के डॉक्यूमेंट्स या हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट्स हो या आपके एफिडेविट बाय पेरेंट्स के द्वारा दिया गया हो, ये तीनों के दिनों आपके मान्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 वह विद्यालय जो डैश वर्षों तक आरटी एक्ट अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता है तो बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि आरटी एक्ट पास करने के बाद 3 साल के अंदर अंदर कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था आपका 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या बोल रखा है आपका 22 में, आरटी एक्ट अधिनियम के अनुसार सरकारी विद्यालयों की प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक यानी कि माता पिता होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया भी था 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 75%। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर था 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या बोल रखा है, आरटी एक्ट अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको एक वो कथन चुनना है जो आपका गलत है यानी कि सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रखा है, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कोई छात्र निष्शिक्षित नहीं किया जा सकता, मतलब उसको फेल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, 1 से लेकर 8वीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 5 वर्ष के अंदर उपयुक्त प्रोफेशनल डिग्री ना रखने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। बिल्कुल, जो आपके आरटी एक्ट पास करने के बाद आपका जो 5 साल के अंदर कोई भी शिक्षक प्रशिक्षित नहीं माना गया यानी कि टेट और बीएड नहीं कर रखा तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ये भी आरटी एक्ट में बोला गया था। नेक्स्ट है आपका, जो विद्यालय 3 वर्ष के अंदर आधारभूत सुविधाएं नहीं सुधार जाए तो उनकी मान्यता निश्चित कर दी जाएगी। बिल्कुल ये भी बोला गया था कि 3 वर्ष के अंदर अंदर जो कोई भी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त करा गया तो वो भी आपका हटा दिया जाएगा, ये भी आपका आरटी एक्ट में बोला गया था। नेक्स्ट है राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय भार वहन किया जाएगा, मतलब यहाँ पर जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके बारे में बीच में जो फाइनेंशियल बर्डन होगा उन दोनों पर इस पर कार्य किया जाएगा आरटी एक्ट में। तो ये भी उसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका बिल्कुल सही होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या काम है आपके आरटी एक्ट 2009 के सारे काम है। एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या बोल रखा, आरटी एक्ट लागू होने के 6 माह के अंदर विद्यालयों को सुनिश्चित करना होगा कि कक्षा 5 तक शिक्षक छात्र अनुपात अधिकतम डैश हो। तो मैंने आपको बोला भी था जो कक्षा 5 के जो शिक्षार्थी होंगे उसमें आपके 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एक शिक्षक और 30 बच्चे होने चाहिए आपके क्लास में 1 से लेकर 5वीं तक। और अपर में क्या होता है आपके 8वीं तक, तो 30 की जगह 35 बच्चे हो जाते हैं वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या बोल रखा है, आरटी एक्ट अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 हेतु विद्यालय कार्य दिवस की न्यूनतम संख्या है। तो ये मैं आपको बताना मिस कर गया था आपके आरटी एक्ट जब पढ़ा रहा था, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो आपका कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे होते हैं उनमें जो आपके जो कार्य करने के जो दिवस होते हैं आपके अध्यापक के, तो प्राइमरी में होते हैं आपके 200 दिनों तक और अपर प्राइमरी में होते हैं आपके 220 दिनों तक। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपके प्राइमरी में 30 बच्चों पर एक शिक्षक होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पर एक, वैसे आपके प्राइमरी लेवल पर 200 दिवस काम करना होता है, मतलब 365 दिन में से 200 दिन काम करना होता है आपके 1 से लेकर 5वीं क्लास तक। और आपके जो अपर प्राइमरी में होते हैं 1 से लेकर 8वीं तक में होते हैं उनको 220 दिन काम करना होता है आपके 365 दिन में से। ओके, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन बोल रखा है 26 में क्या कि आरटी एक्ट आपका अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या, तो मैंने आपको बोली भी थी जो आपकी वीक में होनी चाहिए वो 45 घंटे और दिन में 7.5 घंटे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही होगा कि तैयारी करने के घंटे को सम्मिलित करके 45 अध्यापन घंटे, यानी कि जो आपके कार्य करने के लिए आप जो तैयारी करते हो उसको मिलाकर इंक्लूड करके आपके 45 घंटे उसमें सम्मिलित होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक अध्यापक को प्रति वीक यानी कि प्रति सप्ताह आपको 45 घंटे काम करना अनिवार्य है और दिन में 7.5 घंटे। ओके, तो यही थे आज इंपॉर्टेंट आपके 26 क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके जो चैप्टर नंबर 6 पाठ्य पुस्तक और चैप्टर नंबर 7 आरटी एक्ट दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें शामिल कर रखे थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।